वह रिक्शे वाले इंतजार करते थे दादाजी का हाँ। कि दादाजी निकलें, आज मेरे रिक्शे पर बैठेंगे। अरे वाह। जब भी महाराज जी के साथ दादाजी रहते थे हम्म। तो हमेशा एक तौलिया अपने कंधे पर जरूर रखते थे जी। क्योंकि जब महाराज जी के साथ रहते थे या महाराज जी के चित्र के सामने थोड़ी देर सुनते थे के बाद राम राम कह करके वहाँ से उठ जाते वह अपने महाराज जी। तो दादाजी माँ कमला मुखर्जी जी कहने लगी, बेटा अगर तुम यहीं रह जाओ तो क्या बुरा। अच्छा, फोर चर्च में। फोर चर्च लेंगे। अरे वाह। महाराज जी का इच्छा थी या क्या संयोग, साल में 4 भंडारा होता था। कब कब? 14 जनवरी को होता था। और फिर दूसरी बार देखने गए तो मूर्ति चेंज होकर के पूरब दिशा में अपने आप। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में हम आपको मिलवाते हैं महाराज जी के भक्तों से। और भक्तों में एक ऐसी श्रेणी है जहां भक्त के भक्ति भी पाए गए हैं। और जब मैं फोर्थ चर्च लैन गया था, आपको याद होगा, फोर्थ चर्च लैन जैसे ही मैं पहुंचा था, अशोका दीदी से जैसे ही मैंने प्रणाम अशोका दीदी को किया था तो उन्होंने ये कहा था, विनोद भैया हम कब से इंतजार कर। पता नहीं था मुझे कि ये मेरी पहली और अंतिम मुलाकात है। जब बातचीत का दौर शुरू हुआ था उसमें हनुमान मौर्य जी, उनका भी उल्लेख आया था। और आज वो सौभाग्यशाली क्षण है हमारे बीच कि हम आपके सानिध्य में यहाँ बैठे हैं। तो मेरे माध्यम से सबसे पहले आशीर्वाद ले लीजिएगा। ये आशीर्वाद आपको यहाँ से मिल रहा है। और ऐसी पावन धरती पर जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ है, रामलला पधारे हैं, आप समझ गए होंगे इस समय हम बैठे हैं अयोध्या में। मैं चाहूंगा, आज नए कैमरामैन हैं हमारे साथ और बहुत छोटे हैं, जिनकी उम्र मात्र 12 साल है। नाम क्या है आपका? लक्ष्य गुप्ता द्विवेदी हो। अच्छा, ये हमारी बेटी के बेटे हैं, यानी हमारे देवते हैं। और व्यक्तिगत टूर पर हम यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन चाहे कोई हो, व्यक्तिगत टूर हो और चाहे सार्वजनिक टूर हो, और महाराज जी की जहाँ चर्चा होती है, जहाँ भक्त होते हैं, वहाँ बातचीत होती है। मैं दिखाना चाहूँगा सबसे पहले इनकी नानी, यानी जो कैमरामैन है, इनकी नानी यहाँ करुणा शुक्ला बैठी हुई हैं। और हमारी इस यात्रा के हनुमान जी, है ना, शुभ नाम क्या है सर? विमल कुमार। मैं अयोध्या में जब आया मैं तो एक दो लोगों से मेरी बात हुई और पहला फोन मैंने आपको ही किया। और मैं चाहता था कि जब रामलला के दर्शन करें तो उन्हीं के दर्शन करें, सरयू मैया की गोद में जाएं तो उन्हें प्रणाम करें, हनुमान गढ़ी जाएं तो हनुमान जी के, और इसी पायदान में आपके सानिध्य में बैठना है, आपसे बातचीत। इसका सारा श्रेय इस संयोजन में एक ऐसे कहूं कि पूरे संयोजक की भूमिका में है। और बहुत ढेर सारी बातें बताएंगे क्योंकि आपने भी महाराज जी की जो यात्रा के जो पथ पर कुछ मील के पत्थर इसलिए कह रहा हूँ, जब आप सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि इन्होंने उस कीर्तिमान को स्थापित किया है। दादा हमें ये बताएं, क्या आपने बाबा नीम करोली के दर्शन किए हैं? आपका नाम पूज्य अशोका दीदी ने लिया था और सत्या बहन जी विराजमान हैं, उनके द्वारा मुझे आपका संपर्क सूत्र भी मिला। तो कैसे जुड़े आप फोर्थ चर्च लैन से? फोर्थ चर्च लैन से जुड़ने से एक लंबी कहानी है जी, आप बताइए, कितनी भी लंबी हो कोई बात नहीं। अब वो संयोग कहिए, महाराज जी की कृपा कहिए, या हमारा सौभाग्य कहिए कि हम वहाँ आए, क्योंकि मैं ये गांव का रहने वाला हूँ जी। जब मैं इंटर किया, इंटर के बाद मैं एडमिशन लिया इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। बीए करने के बाद सन 1975 में जब मैं
एमए प्रीवियस में गया जी तो मैं इकोनॉमिक्स जी लिया था। इकोनॉमिक्स से मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन था। तो पूज्य दादाजी उस समय यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के। दादाजी ऐसे प्रोफेसर थे कि जो एक जो डेकोरेशन होता था जी वो हमेशा मेंटेन करते थे। अच्छा दादाजी जब क्लासरूम में घुसते थे तो लेक्चर शुरू करते थे और पूरा 1 घंटा कंटिन्यूअस लेक्चर देते थे संबंधित विषय पर जी और 1 घंटे के बाद अगर किसी कोई क्वेश्चन करता था तो उसका उत्तर देते थे और उसको समझाते थे कि कैसे क्या है विषय को पूरी तरह से। और वह इंग्लिश में ही बोलते थे अच्छा थ्रू आउट। हिंदी में मैंने लेक्चर नहीं कभी देते थे, हमेशा इंग्लिश में ही लेक्चर देते थे। लेकिन उनकी इंग्लिश इतनी साधारण होती थी कि अगर थोड़ा भी जानकार आदमी है तो वह विषय को भली भांति समझ सकता था। जी वह क्लिष्ट इंग्लिश कभी नहीं बोलते थे। अच्छा। दादाजी एकदम नॉर्मल इंग्लिश बोलते थे, जो हर आम थोड़ा सा भी इंग्लिश जानने वाला है तो वो चीज़ समझ सकता है। जी तो यह दादाजी की है। और जब घंटा ख़त्म होता था जी तो तुरंत बंद करके वो क्लास से निकल जाते थे। दादाजी का एक शौक था पढ़ने का। जी बाकी इधर उधर उस समय मैंने जब हम लोग थे तो और कोई उनका शौक नहीं हम देखते थे, बस पढ़ने का। या तो वहाँ से उठ करके लाइब्रेरी में जाते थे, जी नहीं तो घंटा ख़त्म हुआ, उनका पीरियड सब ख़त्म हुआ तो सीधे वो माने चार चले आते। जी दादाजी की विशेषता थी कि घर के सामने लाल मकान जो चार चलेन में है उसके पहले एक बहुत बड़ा सा पेड़ था गेट के सामने जी और वहाँ 2-4 रिक्शे वाले, क्योंकि उस समय ज़्यादा और कोई साधन नहीं थे, रिक्शा ही साधन होता था जी। या तो अपनी निजी कार हुआ करती थी लोगों के पास। तो वह रिक्शे वाले इंतजार करते थे दादाजी का हाँ कि दादाजी निकले, आज मेरे रिक्शे पर बैठेंगे। अरे वाह। और जो भी रिक्शा पर वो बैठते थे हाँ वो सीधे यूनिवर्सिटी जाते थे हाँ और वह रिक्शा वाला वहीं उनका इंतजार करता था। कब जब भी निकले? 1 घंटा 2 घंटा जो भी उनका वहाँ था जी। लेक्चर जब खत्म होता था तो दादाजी पुनः उसी रिक्शे से हाँ और वहीं आ जाते। घर पे आ जाते। वो रिक्शा वाला कहीं नहीं जाता, वह अपना सौभाग्य समझता था कि दादाजी मेरे रिक्शे पे बैठे। और न कभी उन्होंने कोई भाड़ा तय किया जी। न कुछ, जो था वो निकाल के दे दिया और वो खुशी खुशी रिक्शा वाला अपना धन मनाता हुआ चला जाता। तो ये दादाजी की जो यूनिवर्सिटी की दिनचर्या थी। जी। इस तरह से जब भी वो जाते थे वेल ड्रेस में जाते थे, पैंट अच्छा। चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो हम्म। हमेशा पैंट सूट में ही जाते थे दादाजी। अच्छा। लेकिन घर पर आने पर पुनः वही धोती और कमीज धारण कर लेते थे घर पर। अच्छा। लेकिन स्कूल में यूनिवर्सिटी में वह बेल ड्रेस जाते थे। जब भी महाराज जी के साथ दादाजी रहते थे तो हमेशा एक तौलिया अपने कंधे पर जरूर रखते थे जी। क्योंकि महाराज जी कब दादाजी को क्या फरमा दें जी। ये उनको पता नहीं था। पता नहीं था। कब कह दें तुम इधर चले जाओ, कब कह दें कि वो पानी है हमारा हाथ में इतना है। बस जैसे एक तरह से बच्चों की तरह दादाजी जैसे आदमी अपने बच्चों से जी। मैंने प्यार करता है, चाहे जो फरमा देता चाहे जो कह देता है, सेम वही दादाजी महाराज जी का था जैसा सब लोग बताते थे। और जितनी पिक्चरें भी आप देखेंगे दादाजी की जी। हमेशा वो कुर्ता कमीज और धोती और एक तौलिया जी। उनके कंधे पर हमेशा रहती थी महाराज जी के साथ। ये था दादाजी घर पर बिल्कुल एकदम साधारण गृहस्थ की तरह रहते थे, ना तो कोई बनावट थी। वो महान संत थे लेकिन संत की कोई वेशभूषा नहीं धारण करते थे, गृहस्थ संत थे दादाजी। हम कह सकते हैं एक
श्रृंगी ऋषि के नाम में आता है कि जब श्रृंगी ऋषि जब पुत्रेश यज्ञ कराने आए अयोध्या में मखौड़ा में, तो उनको कहा जाता है एकनिष्ठ संत। एकनिष्ठ मतलब जो बाकी दुनिया से कोई मतलब नहीं है, एक ईश्वर को मानता है या एक ध्येय होता है। तो मैंने अपने जितने दिन मैं दादाजी के साथ था, मैंने देखा कि वो एक निष्ठ केवल महाराज जी की चर्चा करते थे, या महाराज जी के साथ रहते थे, या महाराज जी के चित्र के सामने फूल सजाते रहते थे, या वार्ता भी जो करते थे, चाहे अंग्रेज भक्त आते थे, चाहे यहाँ के तमाम भक्त शाम को आते थे, बैठते थे, तब तक दादाजी केवल महाराज जी की ही वार्ता करते और कोई वार्ता, कोई राजनीतिक या कोई बाकी चीज़ कुछ नहीं पसंद करते। अगर कुछ लोग थे उस समय, जब हम लोग थे तो शाम को 4, 6, 10 लोग आ जाते थे दादाजी के यहाँ, तो कभी कभी राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो जाती। तो दादाजी थोड़ी देर सुनते थे, के बाद राम राम कह करके वहाँ से उठ जाते, वह अपने महाराज जी के कमरे में चले जाते थे। तो एक तरह से सोते जागते दादाजी हमेशा महाराज जी का ही चिंतन करते थे। दादाजी माता कमला मुखर्जी जी एकदम माता पिता की तरह थे, उसी तरह से प्रेम करते थे। और जैसे आपने कहा मुलाकात कैसे हुई, उसका भी एक विलक्षण संयोग है। बीए में था तो इलाहाबाद में एक ममफोड़गंज मोहल्ला है जी, तो हम लोग ममफोड़गंज में रहा करते थे। आप पहले कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले हैं, हमारा गांव पड़ता गढ़वा फतेहपुर जी, वर्तमान में अम्बेडकर नगर है जी। तो पहले वो फैजाबाद में ही था, अब अयोध्या हो गया है, लेकिन उसी का एक पार्ट अम्बेडकर नगर जी, तो वहीं के रहने वाले हैं। तो वहाँ से मैं इंटर करने के बाद इलाहाबाद एडमिशन लिया बीए में। जी, तो 2 साल तक मैंने कमरा ले करके विभिन्न मोहल्लों में रहता था। जब एमए प्रीवियस में हम लोगों ने एडमिशन लिया हमने, तो एक दादाजी जो 4 चर्च लेन में एक अग्निहोत्री जी का मकान था, दादाजी के मकान के सामने जी, पहले वहाँ वह आधा अधूरा बना था, लेकिन कमरे वमरे बन गए थे, फिनिशिंग नहीं हुई थी जी। तो अग्निहोत्री जी का एक भतीजा था, हम लोगों के साथ, वो भी इकोनॉमिक्स लिए हुए था। अच्छा। तो ममफोड़गंज से जब कमरा हम लोगों ने छोड़ा तो ये हुआ कमरे की तलाश कर रहे थे, तो उसने कहा मेरे यहाँ मकान खाली है, आप लोग चलो वहीं रहो। तो हम 3 लोग थे गांव के, डॉक्टर साहबदीन मौर्य, डॉक्टर रामदीन मौर्य और मैं था जी। तो उनके अग्निहोत्री जी के मकान में हम लोग शिफ्ट हुए जी। अग्निहोत्री जी का मकान दादाजी के मकान के जस्ट सामने था, रोड के उस पार जी, चर्च लेन में। चर्च लेन में। जी तो दादाजी के यहाँ हर मंगल को कीर्तन होता था जी, और तमाम बच्चे जाते थे। तो जो बब्बू करके था अग्निहोत्री जी का भतीजा, तो वो भी जाता था जी। तो जब हम लोग रहने लगे तो ये हुआ कि आप लोग भी चलिए। तो विशेषकर मैं उसके साथ अक्सर दादाजी के यहाँ जाया करता था, उसी मंगल के कीर्तन में। और थोड़ा उस समय वहाँ मीठा उठा प्रसाद बंटता था, तो बचपन में था कि थोड़ा चाहिए आज मीठा मिलेगा, वहाँ ये है, जी तो वहाँ जाया करता था। जी। धीरे धीरे क्योंकि दादाजी हम लोगों को पढ़ाते भी थे, तो कभी कोई बात हुई तो मैं पूछ भी लेता था जाके दिन में, क्योंकि बरामदे में अक्सर दादाजी जब यूनिवर्सिटी के बाद आते थे जी। तो शाम को वहीं बरामदे में बैठते थे, और उस बरामदे में कभी कदा हम लोग भी आकर के कुछ पूछ लिया करते थे। फिर धीरे 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 हम लोगों से माने इंटीमेशन हो गया, परिचय हो गया जी। तो जो हमारे 2 भाई और लोग थे गांव के, वह अग्निहोत्री जी उस मकान को फिनिश करने लगे। अच्छा। तो कहें कि आप लोग दूसरा मकान ढूंढ लीजिए। जी। तो ये हुआ, छोड़ के जाना था। उस समय तक दादाजी के यहाँ से पूरा आना जाना हो गया था। तो दादाजी माँ कमला मुखर्जी जी कहने लगी, बेटा अगर तुम यहीं रह जाओ तो क्या बुरा। अच्छा, 4 चर्च लेन में। 4 चर्च लेन। अरे वाह। महाराज जी का इच्छा थी या क्या संयोग था, जी। हम दो भाई
चले गए दूसरी जगह कमरा लिए, मैं दादाजी के यहाँ शिफ्ट हो गया। क्या बात है। बात है। खुद बुला लिए। खुद उन्होंने बुला कहा। लिया। ये कौन से वर्ष की बात है ये? ये 75-76 की बात है। 75-76 की हाँ। बात है। 75 क्योंकि 75 की बात, 76 नहीं 75 की बात है। 75 शादी से पहले की। जी। क्योंकि उसके शादी बाद- कब हुई साहब? 77 77 में। हाँ, तो वहीं से मैं दादाजी के यहाँ शिफ्ट हो गया। हाँ। और काफ़ी दिनों तक दादाजी के यहाँ मैं पढ़ाई में, फिर एमए मैंने किया, एमए के बाद 1 साल 2 साल तैयारी किया, दादाजी के यहाँ रहा। सन 1980 में मेरी जॉब लग गई। जब जॉब लग गई तो फिर मैं जॉब पर चला गया, लेकिन साल में मैंने उस समय 4 भंडारे हुआ करते थे। अच्छा, साल में 4 भंडारा होता था। कब कब? 14 जनवरी को होता था और रामनवमी के दिन। अच्छा उसके बाद फिर 12 सितंबर जो महाराज जी का निर्माण दिवस था, जी, और गुरु एक पूर्णिमा। पूर्णिमा था। गुरु पूर्णिमा। तो साल एक 14 जनवरी, हाँ, एक रामनवमी, रामनवमी, एक गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा एक और 12 एक सितंबर। निर्माण दिवस। हाँ, निर्माण दिवस, चार। ये 14 जनवरी को क्यों होता था? 14 जनवरी को ऐसा हुआ था जी, कि जो जी, जी। महाराज जी की जो फोटो लगी है पूर्व जी, दिशा में, जी जी पहले ये गेट के सामने दक्षिण दिशा में थी। जी। तो एकाएक एक दिन ऐसा हुआ कि दादाजी मैंने फूल वगैरह चढ़ा करके हाँ। अंदर आए, फिर दूसरी बार देखने गए तो मूर्ति चेंज हो करके पूर्व दिशा में, अपने आप? हाँ, अपने आप। प्रिंट जो बेड पे है। बल्कि अच्छा। दादाजी ने कहा कि किसने ये कर दिया, जी तो कोई गया ही नहीं था वहाँ। जी अब कैसे हो गई, ईश्वर की कृपा। तो जी। सब लोगों ने कहा कि ये तस्वीर जो लगी थी गलत दिशा में लगी है, अच्छा, दक्षिण दिशा में नहीं होती है, नहीं होनी इसको पूर्व दिशा में होना चाहिए। चाहिए। जी तो उसी उपलक्ष्य में एक प्रगट, जैसे महाराज जी प्रगट होकर के उन्होंने तस्वीर अपनी दर्शन बदल दिया, दी हो। तो उसके उपलक्ष्य में भी एक भंडारा होता था। अच्छा, हाँ, ये है 14 जनवरी का। 14 जनवरी का होता था। तो जब भी भंडारे होते थे तो दादाजी मुझे पत्र लिखते थे, या उस समय फोन की सुविधा नहीं थी। जी माँ जी भी लिखती थी, अभी हैं इनके दादाजी पास। के जी, अच्छा, अच्छा, पत्र इनके है। पास रखे हैं कहीं। अच्छा, तो चलिए अब मैं अभी मांग लूंगा, आपको भी दिखाएंगे। आप सोच रहे हो मुझे दिखाएंगे, नहीं नहीं, दिखाएंगे ऐसी बात आप। नहीं है। हमें याद दिला रहे कि जी है। जी तो जी जी। हम एक हफ्ता या 4-5 दिन जैसी भी छुट्टी मिलती थी मुझे, हम्म, भंडारे के पहले आ जाते थे दादाजी के यहाँ।